नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम देश की राजनीति के बारे में एक बार फिर से प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर ये जो राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में राजनीतिक गतिविधियाँ भी तेज़ हुई हैं और कई तरह के सर्वे भी सामने आने लगे हैं। आज सी वोटर और एबीपी न्यूज़ का सर्वे आया छत्तीसगढ़ के बारे में और उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी छत्तीसगढ़ में। हालाँकि जो सीटों की संख्या है वो पहले की तुलना में कम दिखाई गई। आप इस सर्वेक्षण को कांग्रेस के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए तो बड़ी आश्वस्तिकारक बात है ये कि छत्तीसगढ़ में भाजपा उसके सामने नहीं टिक पा रही है। दूसरे जो सर्वेक्षण है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ भारतीय जनता पार्टी की जितनी वहाँ खराब हालत है, उतनी खराब हालत इस सर्वेक्षण में दिखती नहीं है। वहाँ की स्थिति ये है कि जो 15 साल तक जो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उनको यकीन नहीं है कि उनका टिकट बचेगा या नहीं बचेगा। पिछली बार भी उनके लड़के का टिकट काट दिया गया था और इस बार तो उनके और आला कमान के बीच में सीधा-सीधा झगड़ा है। वो आला कमान के प्रतिनिधि को वहाँ पर नहीं काम करने देते हैं और वो प्रतिनिधि उनको नहीं काम करने देता है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल ठप-सी है। और उसके मुकाबले अगर आप भूपेश बघेल के नेतृत्व में देखें कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो कांग्रेस ने अपनी जो आपसी सुर-फुटअव्वल थी अ अ, उ उसको भी दूर कर दिया है और वो एकताबद्ध रूप से सामने खड़े हुए हैं और जो सर्वेक्षण में दिखाई भी पड़ रहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री की सरकार की भी जो रेटिंग है मतदाताओं के बीच में, वो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब उसमें ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, जिन इलाकों में कांग्रेस ने पिछली बार ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। ये सर्वेक्षण दिखाता है कि उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो उसमें जो जो सर्वे विशेषज्ञ हैं, जैसे कि हमारे मित्र संजय कुमार हैं और आप भी उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका मानना ये है कि ये शायद अगर इस सर्वेक्षण का सैंपल भी उनके सामने आ जाता और उस सैंपल का जो सामाजिक संरचना है, वो भी स्पष्ट हो जाती, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बात को समझा जा सकता था। उनका मानना है कि चूँकि आजकल सारे सर्वेक्षण टेलीफ़ोन के ऊपर होते हैं, इसलिए सैंपल में कभी-कभी अर्बन बायस और जो शिक्षित युवाओं, इनकी तरफ ज़्यादा पूछताछ हो जाती है। इन लोगों से ज़्यादा पूछताछ हो जाती है, तो उससे जो नतीजा निकल के आता है, वो नतीजा शायद राजनीतिक परिस्थिति का बिल्कुल सही-सही आकलन नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम ये सर्वेक्षण, ये तो आकलन सही-सही करता ही है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतने नहीं जा रही है। बावजूद इसके कि वहाँ कुछ सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने वक़्त से पहले ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल को खड़ा कर दिया है। तो ये सब बातें तो हैं, लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति साफ है, वो भाजपा से आगे है और 5% का फ़र्क दिखाया गया है, जो सीधी टक्कर में काफ़ी बड़ा फ़र्क बन सकता है। अब जहाँ तक दूसरी विधानसभाओं का प्रश्न है, जैसे कि राजस्थान का और अ, मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मध्य प्रदेश में ये समझा जा रहा है, हालाँकि उसका सर्वेक्षण अभी तक कोई मेरे सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश में समझा जा रहा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 20 साल के शासन के खिलाफ कुछ नाराज़गी है। वो नाराज़गी इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी विस्फोटक भी नहीं दिखाई पड़ती, इतनी कर्नाटक में विस्फोटक दिखाई पड़ती है। लेकिन उस नाराज़गी के कारण और उस सरकार के प्रति जो आम लोगों में एक थकान पैदा हो जाती है लंबे अरसे तक सरकार चलने के कारण, उस कारण वहाँ पर कांग्रेस थोड़ी-सी बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस अगर ठीक से प्रयास करे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव हरा सकती है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में हमेशा अलट-पलट करके सरकार बनती है, तो इस बार समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बारी है और 1 साल पहले तो ये माना जाता था कि भाजपा बहुत आसानी के साथ में अशोक गहलोत को हरा देगी चुनाव। लेकिन पिछले 6-7 महीने के अंदर अशोक गहलोत ने वापसी की है, ये भाजपा के समर्थक, समीक्षक भी मानने लगे हैं और वो उन्होंने जो कांग्रेस के साथ, जो भाजपा के साथ उनका जो अंतराल था, गैप था, उस गैप को काफ़ी भरने में अ अ अ, सफलता हासिल की है। यहाँ एक और देखने की बात है कि बहुत सारे समीक्षकों की निगाहें राजस्थान पे टिकी हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी वापसी कर ली, यानी अपनी सरकार बचा ली, तो वो उसकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि उस स्थिति में लगेगा कि कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत बड़ा मोमेंटम है और एक बहुत बड़ा नज़ारा उससे बनेगा और उसका लोकसभा चुनावों पर भी असर पड़ेगा। तो इस सर्वे के ऊपर जो बहस हुई, इस बहस में भाग लेके मैं अभी आ रहा हूँ, उस बहस का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था। वो पक्ष ये था कि अ,
इस इन विधानसभा चुनावों के नतीजों का लोकसभा चुनाव के नतीजों से संबंध कैसे जोड़ा जाए? क्या 2019 दोहराने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस तीनों लोकसभा चुनावों को, तीनों विधानसभा चुनावों को जीत गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतनी ही बुरी तरीके से पराजित हो गई थी। तो वहां पर जब इस छत्तीसगढ़ वाले सर्वेक्षण में जब मतदाताओं से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या ख्याल है और प्रधानमंत्री के काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 60% से भी ज्यादा निकली, और या शायद हो सकता 70% रही हो, और प्रधानमंत्री के काम से आप संतुष्ट हैं तो वो भी लोकप्रियता 60-65% के आसपास निकली, जो कि काफी ज्यादा है। और उसके मुकाबले राहुल गांधी की लोकप्रियता 25%, 20%, 24% के आसपास निकली। फिर एक सवाल और पूछा गया कि अगर जनता सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुने तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किसको चुना जाएगा? तो जाहिर है नरेंद्र मोदी उसमें बहुत आगे निकले। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया, जो मैं समझता हूँ एक जायज सवाल था। वहां शायद राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आपका संविधान विरोधी है। संविधान में प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनने का कोई प्रावधान नहीं है, और संविधान के जो मानक हैं, जिस तरीके से हमारे भारतीय लोकतंत्र की रचना हुई है, उसका उल्लंघन करने वाला सवाल है। आप लोगों को इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अच्छा, आमतौर पर राजनीतिक विमर्श में ये कहा जाता है कि भाई देश में जो चुनाव हैं वो प्रेसिडेंशियल किस्म के हो गए हैं, राष्ट्रपति प्रणाली जैसे चुनाव होते हैं। लेकिन ये बात तो कहने के लिए कही जाती है क्या, लेकिन क्या ये भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा है? मैं उस कांग्रेस के प्रवक्ता के सवाल को जायज मानता हूं, और उसी के साथ मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या ये भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली जैसे चुनाव होने लगे हैं? मेरे ख्याल से ये भारतीय लोकतंत्र की विकृति है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीधे सीधे नहीं चुना जाता। प्रधानमंत्री को विधायक गण चुनते हैं, और एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की पार्टी न रह जाए और उनके 272 से कम सीट कम आ जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री चुनना भाजपा के सांसदों में ही उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। जरा से हेर फेर से ये सब जो राष्ट्रपति प्रणाली का जो पूरा दावा है, ये सारा दावा धूल दूसरित हो जाएगा। तो ये जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वो इस तरीके के जो सवाल पूछती हैं, ये सवाल दरअसल भारतीय लोकतंत्र ने जो मानक स्थापित किए हैं, भारतीय लोकतंत्र संविधान ने जो मानक स्थापित किए हैं भारतीय लोकतंत्र की संरचना के लिए, उनका उल्लंघन करते हैं। इसमें मुझे जो एक चीज़ ख्याल में आती है कि पहले जब 2004 में वाजपेयी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े नेता थे, लोकप्रियता के चरम पर थे। लेकिन शायद वो जब संसदीय चुनाव हुआ तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। पर अगर ये पूछा जाता है कि किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए तो लोग वाजपेयी को ही वोट देते। आज जी, तब से अब तक परिस्थिति काफी बदल चुकी है, ये बात सही है आपकी। उस चुनाव में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे 2004 के चुनाव में, लेकिन पहली बात तो ये है कि उसमें भाजपा बहुत कम ही पीछे रही थी कांग्रेस से। आज की भाजपा और तब की भाजपा में भी बहुत फर्क है। आज भाजपा का विस्तार भी बहुत हो चुका है, और भाजपा के पास वाजपेयी जी के जमाने से बहुत ज्यादा वोटर हैं, और उसके पास बहुत सारे सामाजिक तबके भाजपा के साथ स्थायी रूप से जुड़ चुके हैं। चुनाव मशीनरी के तौर पर भाजपा बहुत मजबूत है, और आज उसके कार्यकर्ता सुस्त होकर बैठने वाले नहीं है कि उनके वोटर जो ना वोट डालना चाहते हैं वो भी घर पर रह जाएं और बूथों तक ना पहुंचे। उस चुनाव में तो ये भी देखा गया था कि शायद भाजपा के कुछ वोटर घरों पर ही बैठे रह गए, ये सोच के हमारी सरकार तो आ ही रही है, वो बूथों तक नहीं पहुंचे, और थोड़े से वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, थोड़ी सीटों से ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वैसी घटना इस उस तरीके से घटित नहीं होगी जिस तरीके से 2004 में घटित हुई थी, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी उस तरह के नेता है, ना अमित शाह उस तरह के चुनाव प्रबंधक हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी उस तरह की भाजपा है जैसी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जमाने में थी। लेकिन फिर भी ये जरूर लगता है कि एक संभावना कम से कम, जिसको आप अंग्रेजी में आउटसाइड चांस कहते हैं आज की तारीख में, वो ये भी है कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 100% चुनाव नतीजा हासिल किया था, वहां वो 5-5, 7-7, 8-8 सीटें हार जाए, और इसके बावजूद वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसे मान लीजिए किसी प्रदेश में उसने 20 में से 19 सीटें जीत ली थी, अगर वो वहां पर 6 सीटें हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, तब भी तो ये होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें जीती और कांग्रेस ने केवल 6 सीटें जीती। लेकिन कांग्रेस की तो वहां सीटें 0 थी या 1 सीट, तो वहां कांग्रेस 6 सीटें जीत जाती है। और इस तरह के कई प्रदेश थे, खासतौर से जो कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर वाले इलाके थे, वहां पर तो निश्चित रूप से ऐसा ही था। अगर ऐसा भी हो जाए तब भी भाजपा की 50-60 सीटें कम हो सकती है। इसी को संजय कुमार कहते हैं कि वो 3% का
वो इस एनडीए के खिलाफ चला जाएगा। तो हुँ। वहां पे अगर ऐसा होगा तो फिर भाजपा बहुमत की पार्टी नहीं रह जाएगी, और वो एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के जो देश में भारतीय जनता पार्टी का देश में पिछले 10 साल में प्रभुत्व बना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये अंदेशा अभी है, और ये अंदेशा परेशान कर रहा है नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों को। आज खड़गे ने अपने कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया और उसमें उन्होंने सचिन पायलट को भी रखा। तो जो आप राजस्थान का ज़िक्र कर रहे थे, शायद कांग्रेस अपने घर को एक संयुक्त घर के रूप में प्रस्तुत करने की सफल कोशिश कर रही है। हुँ। तो और उसमें फिर उन्होंने जी-20 के सदस्यों को भी रखा, युवाओं और बुजुर्गों के संतुलन को बनाने की कोशिश हुँ, की। तो क्या हुँ। इस पूरे फेरबदल को हम खड़गे की जो एक संगठनात्मक चातुर्य है, उसके प्रमाण के रूप में देख सकते हैं? खड़गे का अध्यक्ष बनना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। उन्होंने तो जो उनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस अध्यक्ष के के लिए। चुनाव में, हाँ, जी। कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। हुँ। जो उनके प्रतिद्वंदी थे अध्यक्ष के चुनाव में, शशि थरूर, उनको भी तो रखा है मेरा ख्याल है। तो वो एक वो पार्टी के अंदर चु विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत एकताबद्ध पार्टी के रूप में उसको पेश करना चाहते हैं, और उनकी सारी कोशिशें इस तरफ हैं। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी एकताबद्ध है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बारे में तो निश्चित रूप से एकताबद्ध है। तो इस बार जो टक्कर होने वाली है, वो टक्कर 2019 में जिस तरह से एक तरफा टक्कर हुई थी, वैसी नहीं होगी। 2019 में कांग्रेस भाजपा से लड़ने के लिए उतनी तैयार नहीं थी, जितनी तैयार आज है। फिर भी मैं कहूँगा अभी भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। कांग्रेस को और विपक्ष को भाजपा को परास्त करने के लिए अभी काफ़ी काम करना है। और नरेंद्र मोदी ने कुछ असाधारण किस्म की पहलकदमियाँ भी ली हैं अपने मतदाता आधार को विस्तृत करने के लिए, जिसमें विश्वकर्मा योजना एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि सीधे-सीधे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से जाके जुड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा काफ़ी मजबूत विकेट पर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में खेल रही है। कांग्रेस ने और विपक्ष ने एकता करके काफ़ी प्रगति की है, और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में वो आए हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में जो एक अंतराल है, उस अंतराल को पाटने के लिए विपक्ष को अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी ये मेहनत तब तक रंग नहीं लाएगी जब तक कि विधानसभा चुनाव की राजनीति होती रहेगी। भई अभी ऐसे केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में छापा मार दिया, वो मध्य प्रदेश में भी अब जाएँगे और वहाँ भी अपनी गारंटियाँ रखेंगे। तो उससे जी, आज वो मध्य प्रदेश में गए थे और मध्य उन्होंने प्रदेश में कहा गई भी, तो कि उससे जो मामा की नज़ारा जगह चाचा बनेगा, पे भरोसा करो। जी, उससे जो नज़ारा बनेगा, वो नज़ारा इस तरह का बनेगा कि इंडिया मोर्चे में एकता नहीं है। लेकिन मैं ज़रा मीडिया जो बात जिस तरह से पेश करता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये जो इंडिया है, वो विधानसभा चुनाव में एकता के लिए नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में एकता के लिए है, और विधानसभा चुनाव की राजनीति को हमें लोकसभा चुनाव से अलग करके देखना होगा। आप इसमें देखिए, मीडिया का पाखंड देखिए थोड़ा। एक तरफ तो वो ये कहता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा। मतदाता लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से वोट देता है, विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से वोट देता है। लेकिन इंडिया में विधानसभा चुनाव की राजनीति अगर लोकसभा चुनाव की एकता को उसको लगता है कि ये खराब कर रही है। जबकि यहाँ भी दोनों राजनीतियों को अलग-अलग करके देखना चाहिए। जैसे ही नवंबर के बाद विधानसभा चुनाव की राजनीति फिलहाल खत्म होगी, वैसे ही इंडिया की जो लोकसभा चुनाव संबंधी एकता है, वो स्पष्ट होकर उभर आएगी, और वो दोनों राजनीतियों का टकराव ही नहीं रहेगा, और वो जो अंतर्विरोध, विरोधाभास अभी हमें दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे तब। चूँकि मीडिया का ज़िक्र हो रहा है, इसलिए मैं आखिर में एक सवाल के रूप में ही एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि आजकल जी-20 का बड़ा ज़ोर है। तो कल आज तक चैनल पे जी-20 पे बातचीत रखी गई थी और सारे मंत्रियों को बुलाया गया और मंत्री अपने सरकार का गुणगान कर रहे थे। तो मीडिया एक तरीके से हर एक चीज़ पे सरकार का अनुसरण करते हुए उनको प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने का ही काम ज़्यादा कर रहा है। ऐसा मुझे लगता देखिए है। देखिए, पिछले 9 साल में भारतीय राजनीति कई तरह से बदली है, और एक बदलाव का एक पहलू ये है, सार्वजनिक जीवन का सरकारीकरण। सार्वजनिक जीवन पर सरकार का बहुत ज़्यादा हावी हो जाना, और सार्वजनिक जीवन के दूसरे पहलू जो हैं, उनका धीरे-धीरे करके पृष्ठभूमि में चले जाना। और इस सरकारीकरण का पहला और सबसे ज़्यादा जो मुखर प्रभाव है, वो मीडिया मंचों के ऊपर पड़ा है।
खास तौर से जो कमर्शियल चैनल हैं, जो व्यापारिक न्यूज़ चैनल हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव बहुत पड़ा है। वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जो एंकर बैठा हुआ है, वो हर चीज़ को तौल-तौल के घुमा-फिरा के इस तरह बोल रहा है, जैसे कि पूरी बात मीडिया के पक्ष में झुक जाए। कुछ एक एंकर ही इसके सरकार के पक्ष में झुक जाए, कुछ एक एंकर ही इसके अपवाद हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम कल मिलेंगे और फिर देश की राजनीति और उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अभय सर, आज की बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।